मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देयर आर न्यूमरस मेथड इन द यूज ऑफ अप्रेजल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये भी मेथड भी ना डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, किस तरह का वर्क नेचर है, कितना साइज है, मतलब कितना बड़ा है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है मेथड। A common approach to assess performance is to use a numerical or scalar rating system whereby managers are asked to score an individual against number of the objective attributes. Okay, इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मैनेजर से ही कहते हैं कि भाई आप अपने जो भी एम्प्लॉइज आपके अंडर में हैं उनको क्या करिए, इंडिविजुअली उनको रैंकिंग के बेस पे दीजिए, रेटिंग करके। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार या 1 आउट ऑफ 100 में वो कितने परसेंटेज परफॉर्मर हैं, क्या चीज है। तो ये क्या होता है, वो अपने बेस पर पूछ लिया जाता है कि भाई आप मैनेजर बताओ कि आप कितना रैंक देते हो, कितना नंबर देते हो। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, इन सम कंपनीज एम्प्लॉइज रिसीव्स असेसमेंट फ्रॉम देयर मैनेजर। इसमें क्या होता है, टास्क दिया जाता है, ठीक है, from their manager. Employees receive assessment from their managers, manager, peers, subordinates, and customer while also performing a self assessment. अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनीज में क्या होता है ना कि जो मैनेजर्स होते हैं उनसे उनका असेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज के बारे में। यानी मैनेजर से उसके एम्प्लॉय के बारे में पूछा जाता है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पीर से पूछा जाता है, पीर का मतलब कलीग से ही पूछा जाता है कि आपके साथ ये काम करते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनका नॉलेज कैसा है, ये वर्क कैसे करते हैं। सब ऑर्डिनेट उनके जूनियर से ही पूछा जाता है कि आपके साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बात करते हैं। या कस्टमर से पूछते हैं कि जब ये आपके पास आते हैं तो ये क्या टाइम देते हैं आपको, नहीं देते हैं, या इनका बिहेवियर कैसा है, इनका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है, इनका कन्विंसिंग पावर क्या है, वट एवर दैट, जो भी चीजें होती है ना, तो हम इनसे पूछते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस सेल्फ असेसमेंट, और इस एम्प्लॉय से भी पूछते हैं कि आपको अपने अंदर क्या, कहाँ इंप्रूवमेंट लगता है, कहाँ पे लैकनेस लगता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं ना, हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट हम मैनेजर्स के द्वारा भी कर सकते हैं, पीर के द्वारा, सबऑर्डिनेट के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, और सेल्फ के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, देन द मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज्ड इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल को दो तरीके से किया जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल ट्रेड्स अप्रेजल मेथड और एक होता है मॉडर्न अप्रेजल मेथड। पहले ट्रेडिशनल ट्रेड्स अप्रेजल मेथड जान लेते हैं। इसमें पहला जो होता है वो रैंकिंग मेथड होता है, नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रेडिशनल है। इसमें रैंक के बेस पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को उसके परफॉर्मेंस को रैंक वाइज डिवाइड करते हैं। अब रैंक में भी क्या है, स्ट्रेट रैंक मेथड। ये स्ट्रेट रैंक मेथड, इसमें कैसे उनको अप्रेज किया जाता है, कैसे जज किया जाता है। इन दिस मेथड द अप्रेजर, मतलब जो इवेलुएटर या अप्रेजर या मैनेजर जो भी है, रैंक द एम्प्लॉयज फ्रॉम द बेस्ट टू द पुअरेस्ट। इसमें क्या होता है ना कि हम जो भी अप्रेजल करेंगे उस एम्प्लॉय का, वो क्या होता है, वो हम एक सीरीज बनाएंगे बेस्ट से पुअर तक का। उसके बेस पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं गौरी, तो गौरी के नाम के आगे लिखा होगा गुड, सॉरी पुअर गुड बेस्ट। तो गौरी का किस में रहेगा परफॉर्मेंस, वो आपको क्या करना, टिक करना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि हम गौरी के पीर से ही करवा लें, गौरी के सबऑर्डिनेट से करवा लें, गौरी के मैनेजर से करवा लें, वो अलग बात होगा किससे आप करवाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, रैंकिंग मेथड होता है। इसमें हम जो होता है कैटेगराइज कर देते हैं गुड बेस्ट से पुअर की तरफ। ठीक है, तो आपको जिसमें भी लगता है कि इनका परफॉर्मेंस ये है, आप लोग साथ ये भी होंगे, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, एम्प्लॉइज का भी, आप मतलब फैकल्टी का कभी आप लोगों ने किया रैंकिंग। यस सर। हाँ, बीच में किया होता ना, बीच में आए होगा सर आए होंगे, तो जैसे भी है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। हाँ हाँ करवा देते सर, आपका सुई सर और आप दोनों का सर हाँ, ऐसा होता है। कि आप ऐसी फैकल्टी पे वो क्या था ना, के लिए वो ट्रेडिशनल मेथड था, और उसमें भी स्ट्रेट रैंकिंग मेथड था। ठीक है, तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, हम रैंकिंग करते हैं। दूसरा क्या होता है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड।
इन दिस मेथड ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर्स, मतलब हर एक एम्प्लॉय को एक दूसरे से सबसे क्या कंपेयर करते हैं। जैसे आप मेरे को सोही सर से, सोही सर को मेरे से, या मेरे को किसी और से, किसी और को किसी और से, आपको मैं पता चला मानसी से कंपेयर करूंगा, ठीक है, या मानसी को फिर आपसे, फिर मानसी को मैं सबसे, इस तरीके से क्या होता है, हम एक क्या होता है कंपेयर बना के कंपेयर करते हैं इसमें विद ऑल अदर्स ऑन अ वन टू वन बेसिस। वन टू वन बेसिस का मतलब मैं आपको, पहले मैं मान लेते प्रज्ञा, तो प्रज्ञा का मैं कंपेयर करूंगा पहले किससे, गौरी से, फिर प्रज्ञा का ही मैं किससे करूंगा, मानसी से, फिर प्रज्ञा का किससे करूंगा मैं, गौरी अदिति से, फिर प्रज्ञा का पल्लवी से। यानी एक कैंडिडेट का सभी से क्या करेंगे, पेयर बना के हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। ये होता है पेयर कंपैरिजन मेथड। ये समझ में आ रहा है पेयर में क्या होता है, हर एक Yes, कैंडिडेट sir. हर एक कैंडिडेट को दूसरे दूसरे कैंडिडेट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वैसे ही जब गौरी को करना होगा तो गौरी का हम प्रज्ञा से करेंगे, फिर गौरी का मानसी का से, गौरी का अदिति से, गौरी का पल्लवी से, गौरी का शिवांगी से, ऐसे करेंगे। एक फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, द इवेल्युएटर इज आस्क्ड टू रैंक 10% एम्प्लॉयज इन द बेस्ट कैटेगरीज, ओके, 20% in the next categories, 40% in the middle category, 20% in before the low, and 10 the lowest। यानी इसमें क्या करते हैं, आपको 10% जो होता है ना, यानी कह सकते हैं, मान लेते हैं कि आपको 10 लोग ऐसे निकालने हैं जो क्या होंगे, द बेस्ट होंगे, 20 ऐसे निकालिए, ठीक है, इन द बेस्ट कैटेगरी, 20 इन द नेक्स्ट कैटेगरी। मतलब मान लेते हैं 10 होंगे वो द बेस्ट होंगे, 20 जो होंगे वो क्या होंगे, बेटर होंगे, 40 होंगे वो गुड होंगे, 20 जो होंगे एवरेज होंगे, और 10 जो होंगे दैट इज द लोएस्ट होंगे, सबसे कम होंगे। इस तरीके से क्या होगा, द इवेल्युएटर आस्क टू रैंक, आपको रैंक करने के लिए बोला जाएगा कि आप 10 बेस्ट कैटेगरीज निकालिए, 20 उससे नेक्स्ट, मतलब क्या होता है दैट इज कि अगर 10 बेस्ट है तो उसके बाद से गुड्स निकालिए, उसके बाद से 40 जो होता है आप क्या करेंगे, आप सॉरी पहले बेस्ट निकालो 10, 20 जो है गुड बेटर निकालो, 40 जो है गुड निकालिए, 20 जो होता है एवरेज निकालिए, और 10 जो है वो बिल्कुल पुअर निकालिए। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, कैंडिडेट निकालने देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें किया हुआ है हम लोगों ने कि अगर 10% हमने क्या किया, बहुत अच्छे कैंडिडेट को निकाला, उससे 20% उससे कम जो अच्छे हैं उनको, ठीक है, 40% उससे भी कम, 20% जो होता है लो पे जाएंगे, और 10% तो बिल्कुल लोएस्ट, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम करेंगे, यहाँ पर। ये समझ में आ रही है इसमें क्या करते हैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स दे देते हैं, 10% आपको ये निकालने, मतलब आपके पास 100 है तो 100 में से 10 ऐसे निकालिए जो द बेस्ट है, 20 ऐसे निकालिए जो क्या हो वो बेटर हो, 40 ऐसे निकालिए जो गुड है, फिर 20 ऐसे निकालिए जो एवरेज है, और 10 ऐसे निकालिए जो क्या हो बिल्कुल पुअर हो, ठीक है। तो 40, और देखो यहाँ पे देखोगे ना, जब आप सबको काउंट करेंगे तो 100 आ भी रहा है, देख रहे हैं ना, 10%, 20%, Yes, sir. 40%, 20%, 10% ऐसे करके। तो आउट ऑफ 100 में हमको 100%. ये निकालना होता है इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा पहला रैंक मेथड। दूसरा क्या होता है, ग्राफिंग डेटिंग स्किल्स मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड an employee's quality and quantity of work is assessed in a graph skills including different degrees of the particular traits। यानी हर अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग एरिया से जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, मतलब वो उनकी क्वालिटी क्या है वर्क की और कितना करते हैं, ठीक है, किस क्वालिटी का वर्क करते हैं, और कितनी क्वांटिटी, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, इसके बेस पर क्या करते हैं ना, हम उनके क्या करते हैं, रैंक उनका ग्राफ तैयार करते हैं। तो पता चला कि मानसी की क्वालिटी तो जो है वो है 90%, लेकिन क्वांटिटी, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता उनकी है वो जो है वो क्या है 60% है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, एक क्वांटिटी का और एक क्वालिटी का, तो दोनों हम शो करेंगे। इसमें और क्या हम दिखा सकते हैं, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या इनकी उस समय कैसा बिहेव करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, किस तरह से जब बिहेव करते हैं तो किस तरह का वो आउटपुट निकलता है, उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है,
इरिटेटिंग जब रहती हैं तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि आजू बाजू वाले से बहुत लड़ाई करने लगते हैं या अचानक से उनका बिहेवियर चेंज, यानी इनका बिहेवियर जब चेंज होता है, ये जब इरिटेट होती हैं तो इनका बिहेवियर चेंज होता है, ये पता चल जाता है ऐसा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि उनका वर्क परफॉर्मेंस का क्वालिटी का क्या है, क्वालिटी पैरामीटर क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आप लोग हैं, आप में से कोई ऐसा है जो ट्रेंड करता है, तो जब हम मैं ट्रेनिंग का रेशियो निकालूंगा ना, तो पता चला ट्रेनिंग जो है अदिति जो ट्रेनिंग देती हैं, इसमें वो पता चलता है कि वो 80% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, 80% तो अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन क्वांटिटी की बात करें, इनके क्लास में सिर्फ 5 लोग को ही क्या कर सकती हैं, ये हैंडल कर सकती हैं। यानी अदिति जो है ये 80% क्वालिटी देती हैं अपने ट्रेनिज में, लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, 5 लोग की ही। यानी इनकी क्लास में सिर्फ 5 लोग ही रहेंगे, तभी अदिति इन 5 को अच्छे से ट्रेन कर सकती हैं। लेकिन अदिति जो है, अगर एक बढ़ा दिया जाए 6 को, तो वो फिर नहीं कर पाएंगी, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। यानी इनकी वीकनेस क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, यानी अब मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे असेसमेंट करूंगा कि भाई अदिति आपकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन क्वांटिटी मतलब आप कुछ अपने अंदर इस तरह से चेंजेस लाइए कि कब तक हम सिर्फ 5 लोग हमारे वहां पता चला 100 एम्प्लॉय हैं, नए कैंडिडेट हैं, तो 100 में हम 5-5 कब तक आपको हम देंगे, 5 कैंडिडेट 5, ऐसे तो हमारा पता चला 20 महीना लग जाएगा उनको ट्रेन करने में। ठीक है, आप अपनी स्टेमिना बढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता 5 से आप सीधे 100 पे आइए, लेकिन एटलीस्ट 5 से 15 करिए, यानी 15 लोग को अपने अंदर ट्रेनिंग देने की क्षमता डालिए अपने अंदर। ये समझ में आ रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी डिफरेंस समझ में आ रहा है ना गाइस, गेटिंग वॉइस? यस सर। ओके, तो ये होती है क्वालिटी, यानी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। जो भी इनसे ट्रेनिंग लेके निकलता है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज, उनका जो थ्योरेटिकल नॉलेज, उनकी बिहेवियर, उनके स्किल्स सब बहुत अपग्रेड हो चुके होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो 5 को ही कर पाते हैं, यानी 5 ही निकल पाते हैं। अभी जब 5 को 2 महीना ट्रेंड करके जब निकालते हैं, तो हमारा एग्रीगेट बनता है 80% क्वालिटी। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे 80% तैयार होते हैं, 80% मतलब ट्रेनर भी 80% दे रहा है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, कि ये प्रॉब्लम यहाँ वीकनेस आ रही है कि ये सिर्फ 5 लोग को ही ट्रेन कर पाती हैं एक बार में। तो मुझे क्या जोर देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि अदिति आप कुछ ऐसा करिए, आपके अंदर कुछ चेंजेस हमें लानी है, दैट इज कि आप जो है 5 से 15 की स्ट्रेंथ को लीजिए। आप 15 भी कर लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा क्लास है, इसमें 5 एसी लगे हुए हैं, और 5 एसी पे पता चला कि इतने बड़े क्लास में से 5 लोग को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे कंपनी का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे जो हैं, जो नए अभी हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि 2 महीने बाद उनका नंबर आएगा। ऐसे हमारे 100 कैंडिडेट हैं, तब तो वो वेट करते रह जाएंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम क्वालिटी के बेस पर और क्वांटिटी के बेस पर हम असेसमेंट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। फिर है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है इसमें, in this method, the evaluator rates the employee on the basis of critical events and how the employees behaved during those incidents. मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय उसमें बिहेव कैसा कर रहा है। इट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। इसमें दोनों तरह के जो होते हैं ना कंडीशंस डेवलप किए जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। यानी पॉजिटिव में कैसा बिहेव कर रहा है और नेगेटिव में कैसा बिहेव कर रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स इंसिडेंट माइट बी डैमेज टू मशीनरी। ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ ऐसे मशीन पे भेज दिया जाए जो क्या हो, पहले से डैमेज हो, फिर देखते हैं उसका उस पे बिहेवियर कैसा दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट इंसिडेंट मे बी स्टेइंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स टू रिपेयर अ मशीन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पेइंग पॉजिटिव इंडिकेट मे बी स्टेइंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स टू रिपेयर अ मशीन। मतलब उसको क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या देते हैं कि जो हमारा उसका टाइम बच रहा है, स्टेइंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है, टू रिपेयर अ मशीन। यानी उसको हम क्या करते हैं, मशीन को रिपेयर करने के लिए उसको करते हैं कि भाई ये मशीन खराब है, और इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है कि भाई हम क्या करेंगे, स्टेइंग बियॉन्ड वर्किंग आवर्स टू रिपेयर अ मशीन। मशीन को रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम या भेज देते हैं या उसे ही करते हैं। इसके बीच में क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स इन द सेंस कि भाई इस बीच जब तक ये मशीन रिपेयर हो रहा है, दैट इज ही विल बी स्टे, वो बैठा रहेगा।
जैसे आप लोग के क्लास में कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे आप कंप्यूटर क्लास में कभी ऐसा देखोगे, कुछ लोग का सिस्टम चल रहा था, कुछ लोग का सिस्टम नहीं चल रहा था। ऐसा कभी होता है? तो होता क्या था कि जिन लोगों का नहीं चलता था, वो क्या करते थे? तो वो बैठ के फिर फ्रेंड से बात करते थे। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। ऐसे में ही तो हम पॉज़िटिव में क्या करते हैं ना कि जब तक वो हमारा मशीन रिपेयर हो रहा है, तब तक हम उसको क्या करेंगे? स्टे कर देते हैं, रोक देते हैं। जाओ भाई तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो। ऐसे में वो क्या बिहेव कर रहा है? तो ऐसे में बड़ा हो स खुश तो रहेगा ही भाई, काम करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ, मशीन रिपेयर हो रहा है, मशीन रिपेयर हो जाएगा, तब क्या करेगा? तब वो काम करेगा। ये हो गया, उसके लिए हम पॉजिटिव बना दिए। नेगेटिव क्या बना दिए? डैमेज मशीन को दे दिया, वर्क करो इस पे और मशीन बार-बार रुक जा रही है, बार-बार रुक जा रही है, तब उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है? फिर उस मशीन को बनाने के लिए मैंने कुछ टेक्नीशियंस को भेजा है, इस बीच उसको बोल दिया कि आप वहाँ पे आप बैठ जाइए, आपको जब ये मशीन बन जाएगा तब आपको क्या करेंगे? काम आप करेंगे। ऐसे में क्या वो तो फ्री हो गया। अब फ्री जब हो गया, तब वो कैसा बिहेव कर रहा है? The drawback of this method is that the supervisor has to note down the critical incident and the employee's behavior both as they occur. इसमें क्या करना होता है? इसमें जो हमारा ड्रॉबैक क्या होता है ना कि जो हमारा जो सुपरवाइजर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, उसको दोनों चीज एक साथ क्या करना होता है? देखना होता है। क्या उसके अंदर चेंजेस आ रही है? उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही है? ठीक है? यानी जैसे इंसिडेंट बदल रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है? नेगेटिव में कैसा बिहेव कर रहा है और पॉजिटिव में कैसा बिहेव कर रहा है? दोनों चीज़ उसको देखते हैं। अभी समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सिस्टम दिया, ठीक है? और सिस्टम अचानक से जब मैंने सिस्टम दिया तो आप तो ठीक थे, सिस्टम पे काम कर रहा था, अचानक से क्या हुआ सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। तो पहली बार शट डाउन हुआ तो आप थोड़ा वो हुए आपको थोड़ा-सा दिक्कत हुई। अरे यार ये क्या हो गया? फिर आपने सिस्टम में स्टार्ट किया, फिर सिस्टम हीट हुआ, फिर सिस्टम बंद हुआ। ऐसे करते-करते 5-6 बार जब सिस्टम हीट होके बंद हो रहा है, लास्ट में क्या हुआ दैट इज़ यू आर दैट्स ओके आप शाउट हो रहे हैं वहाँ पे। तो मैं अब जज करूँगा कि भाई इसकी जो स्टैमिना है, जो नेगेटिव पॉइंट जो नेगेटिविटी को कवर करने की जो इसकी स्टैमिना है ना, वो 6 टाइम तक की है। 6 मतलब 6 बार ये सिस्टम ऐसे हुआ है, तब तक तो नहीं लेकिन 6ठी बार तो बिल्कुल वो क्या हो गया, शाउट हो रहा है। दिख रहा है इरिटेशन इसके चेहरे पे, गुस्सा इसके चेहरे पे दिख रहा है। तभी क्या हुआ तुरंत मैंने भेजा एक कैंडिडेट को और मैं यहाँ से अप्रेज़ कर रहा हूँ, कैमरे से देख रहा हूँ आपको। मैंने क्या है टेक्नीशियन को भेजा, मैंने कहा उसने पूछा सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे यार क्या है बकवास ही देखो सिस्टम है, मैं तब से कर रहा हूँ, तब से काम ही नहीं बार-बार शट डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या है इसमें। सर आप क्या करिए आप बैठ जाइए, मैं अभी इसको देख लेता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। अब जब जैसे उसने बोला सर आप बैठ जाइए, मैं देख लेता हूँ। ये टेक्नीशियन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बीच वो जो बैठा हुआ है ना, एम्प्लॉयी फ्री बैठा हुआ है, इस समय उसका क्या बिहेवियर है? इस समय भी वो टेंस्ड है, बार-बार देख रहा है मशीन कैसे बन रहा है या इस बीच वो फ़ोन कर रहा है अपने फ्रेंड को, "अरे यार, अभी तो क्या मैं फ्री बैठा हूँ, सिस्टम में सुबह से लगा हूँ, सिस्टम ऑफ हो जा रहा था। हाँ, मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ ओके।" लेकिन वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि यार सिस्टम ऑफ हो गया, मेरा टास्क है उसको कंप्लीट करना है, मुझे प्रोजेक्ट भेजना है। तो ऐसे में क्या चीज़ें आपको लग रही हैं? 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या? पहले एक तो फ़ोन कर रहा है, जैसे 2 लोगों के साथ ऐसा कंडीशन है। एक फ़ोन करके वो अपने फ्रेंड से बात करता है, "अरे यार ठीक है, छुट्टी हो गई। फालतू के यहाँ पे बैठे हुए थे। अभी सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बनने में टाइम होगा, ठीक है, जब बनेगा तो देखा जाएगा।" लेकिन दूसरा वाला जो है, वो क्या कहता है अपने फ्रेंड से बात करता है, "यार मेरा सिस्टम डंप हो गया, टेक्नीशियन आए हुए बना रहे हैं। अभी मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है और कंपनी को प्रोजेक्ट मुझे टाइम से देना ही देना है और मैं इसीलिए बहुत थोड़ा टेंस हूँ कि कैसे होगा।" ठीक है? अभी दोनों में और एक बंदा है जो मूवी देख रहा है अपने मोबाइल में। तीनों में से आप अगर को ग्रेडिंग करना हो, उसमें भी क्या है, आप क्या कर सकते हैं? ए ग्रेडिंग किसको दे सकते हो? सर सेकंड वाले को। सर दूसरे वाले को, सेकंड वाले को। ठीक है? यस सर। क्लियर है ना? ये हमारा क्या है क्योंकि ये जो हमारा कैंडिडेट है, ठीक है ना? ये कैंडिडेट जो होता है नेगेटिव में भी क्या है, हमारी कंपनी के बारे में सोच रहा है। ठीक है? इस तरीके से क्या कर सकते हैं और एक जो है ना जो हमारा मूवी देख रहा है, मतलब उसको कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है? तो उसकी भी ग्रेडिंग हम करेंगे और एक जो अपने दोस्त से कह रहा है, "अरे यार सही है, बैठे आराम से यार, लक सब दिया, आज सुबह आते ही सिस्टम खराब, बैठे हुए आराम से अब तो दिन भर बस फ्रेंड से बात करना है, ये सब करना है।" तो अभी क्या हो ना 3 कैंडिडेट, तीनों के अलग-अलग असेसमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम अपने कैंडिडेट का असेसमेंट करते हैं। ये समझ में आया आप लोग को? किस तरह से क्रिटिकल इंसिडेंट डेवलप करके
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेवलप करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्रिटिकल इंसिडेंट No, sir. हम एक ऐसा इंसिडेंट का मतलब एक ऐसी कहते हैं ना, दैट इज एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे हम पता कर सके वो नेगेटिव में कैसा बिहेव कर रहा है और पॉजिटिव में कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। पहले हम उसको एक ऐसे माध्यम पे भेज देते हैं जो ऑलरेडी पहले से हमें पता वो डैमेज है, अभी बीच में जाके खराब होगा, ठीक है। और वैसा होता भी है, लेकिन एक बार हुआ, फिर उसने स्टार्ट किया, फिर दूसरी बार स्टार्ट किया, तीसरी बार चौथी बार करते करते अब क्या हुआ, छठी बार तो बिल्कुल वो क्या बूम ब्लास्ट कर गया। वो ब्लास्ट इन द सेंस ऑफ कि वो शॉर्ट होने लगा, क्या बकवास मशीन है ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, दैट इज तो इतना तो पता चल गया कि इसके अंदर थोड़ा पेशेंस है, लेकिन अब पहली बार में ही वो शॉर्ट होने लगा, तब क्या होगा, इसका मतलब इसके पास पेशेंस नहीं है, ये बंदा शॉर्ट टेम्पर है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता है। इस तरीके से हम करते हैं ले। अब चलते हैं चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, द अप्रेजर्स, ठीक है, यानी अप्रेजर का मतलब जो अप्रेज करता है, इज गिवन अ चेकलिस्ट टू द सेवरल बिहेवियर्स। इसमें कई बिहेवियर, कई ट्रेड्स को लेकर और जॉब प्रोसेस को लेकर क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं ऑफ द एम्प्लॉइज का। The checklist contain a list of the statement on the basis of which the evaluator describe performance of the employees। इसमें हर जो हमारा इवेल्युएटर होता है ना, मतलब मुझे आप सबका एक चेकलिस्ट दिया जाएगा, जैसे देखते हैं इसमें चेक किया तो वो मार्क किया जाता है, ठीक है। बिहेवियर 100%, 50%, 10%। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 50% पे चेक किया, ठीक है। देन मैंने ट्रेड्स दिया, ट्रेड्स में दैट इज कि अगर बात करते हैं दैट इज HR, अकाउंट्स एंड मार्केटिंग। तो पता चला आपका मार्केटिंग में बहुत अच्छा कमांड है, तो मार्केटिंग वाले के में मैंने 100% में आपको चेक मार्क किया। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब किस तरह की जॉब ज्यादा पसंद करता है, तो उसमें पता चला कि मार्केटिंग वाले पे ही ज्यादा, तो मैंने मार्केटिंग वाला। यानी हर एक एम्प्लॉय के नाम से एक चेकलिस्ट निकाली जाती है, एक क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, क्वेश्चनर्स निकाले जाते हैं, उसमें क्लोज इंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज इंडेड मैंने आपको एक बार बताया था, ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन इंडेड में क्या होते हैं ना, आपको बस क्या होता है, टिक मार्क लगाना होता है, ठीक है। और क्लोज इंडेड में क्या होता है, आपको क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, Paragraph. हाँ उसमें डिस्क्रिप्टिव आपको बताने होते हैं पूरा क्यों, ठीक है। तो वैसे ही मुझे आप सबके 8 लोग यहाँ पे हैं, 8-9 लोग जो भी लोग हैं, आपके क्या होते हैं, मुझे आपके नाम के चेकलिस्ट बनेंगे, सबके क्वेश्चन सेम रहेंगे, ग्रेडिंग सबकी बस मुझे क्या करना है, बस मुझे टिक मार्क करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं शिवांगी, तो शिवांगी का बिहेवियर, तो शिवांगी का बिहेवियर के आगे लिखा हुआ है 100%, ठीक है, 10%, 50%। तो मैंने क्या किया, 50% पे चेक किया, यानी जो इसका बिहेवियर 50% अच्छा है, 50% अच्छा नहीं है। फिर इस तरह से कहते हैं हर एक चीज पे मैं क्या करूँ, मुझे मार्क करना होगा। इसके बेस पर एग्रीगेट निकाला जाता है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसका 100% बिहेवियर अच्छा है, पूरा सबका, मतलब 8 लोगों में से सबका निकाला जाएगा, उसमें से जो बेस्ट होगा उसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, उसमें से भी कोई ऐसा भी होगा जिसका बिहेवियर बहुत खराब है, इन सबको हम मार्क करते हैं। तो ये चेकलिस्ट मेथड होता है। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, आपको बस मार्क करना होता है। फिर एसे अप्रेजल मेथड, इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज द फ्री फ्रॉम मेथड, फ्री फॉर्म मेथड। ये फ्री फॉर्म मेथड होता है, ये फॉर्म के रूप में होता है। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस इन अ नंबर ऑफ broad performance criteria in individual employees. By this method, result is shown by example and evidence। इसमें क्या करते हैं ना, हम हर एक एम्प्लॉय के बारे में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे के फॉर्म में, और क्या करते हैं, बाय दिस मेथड रिजल्ट इज शोन बाय द एग्जांपल एंड एविडेंस। इसमें मैं अगर आपका कोई एग्जांपल शो करूंगा तो उसको मैं एक एग्जांपल से, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, क्यों इनका जो बिहेवियर जो है नेगेटिव है, ठीक है। ये एग्जाम्पल और एविडेंस, मतलब मैं उस दिन इससे बात कर रहा था, बात करने के दौरान ये इतने शाउट हो रहे थे, इनको ये भी ध्यान नहीं आ रहा था कि ये अपने सीनियर से बात कर रहे थे। इनकी बस एक प्रॉब्लम क्या थी कि इनको पानी जो है, जो हमारे वहाँ ऑफिस बॉय हैं, वो टाइम से नहीं दिए, ठीक है। इस पे ये लगे, शाउट होने लगे। इसके बेस पे क्या होता है, मैं एक पूरा का मतलब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर, आप हर एक एम्प्लॉय के बारे में क्या करते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन जो भी आप एग्जांपल देंगे वो रियल होना चाहिए और एविडेंस भी,
प्रूफ के साथ आप बताओगे। ये ऐसे अप्रेजल मेथड समझ में आया? यस सर। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने आपसे पूछा कि अदिति के बारे में मुझे बताइए, अदिति का बिहेवियर कैसा है, अदिति का एटीट्यूड कैसा है, तो मैं सबको पेज दे दूंगा। ठीक है, गौरी जो है अदिति की बहुत क्लोज है, तो हो सकता है वो पार्शियलिटी कर दे। ठीक है, तो अदिति गौरी बोलेगी, लिखेगी दैट इज शी इज वेरी गुड ऑफ दैट बिकॉज whenever I need her help, she always helps me. Okay, and I really feel very good. I'm proud of her. Okay, because one day I was not able to pay my fees because I forgot my money at my home. But at that time, Aditi gave her money, and it was the money she collected for her mother's birthday. But she gave me. यानी क्या हुआ, इसमें अदिति का बिहेवियर भी सपोर्टिव बताया, दूसरा एग्जाम्पल से भी बताया। ठीक है, एविडेंस के साथ। वहीं पे मानसी क्या करती है, मानसी लिखती है कि अदिति शी इज वेरी that is a very cruel, and she does not behave very well. She always in attitude. She has made her own criteria, centralized nature. Okay, she has only, that is, she is not friendly in nature. One day I approached to talk her, but she ignored me. यहाँ पे भी क्या हुआ, आपने एग्जाम्पल भी दिया और एविडेंस के साथ बताया कि यू कैन जस्ट टॉक विथ माय फ्रेंड्स आल्सो दैट दे विल गिव यू द फीडबैक। अभी समझ में आया इस तरह से? तो इस तरीके से हम हर एक एम्प्लॉय के बारे में एक ऐसे एक छोटा सा उसके बारे में कोई इवेंट्स आपके साथ हुआ है या उसके साथ हुआ है, आप उस इवेंट के बारे में बताओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एविडेंस के साथ बताओगे, साक्ष्य के साथ। समझ में आई आपको? यस सर। एक यस सर। हाँ जी, ट्रेडिशनल में ही एक और होता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होगा, इसमें इन दिस मेथड अ रिप्रेजेंटेटिव of the HR department or a training officer discuss and interviews the supervisor to evaluate the rate their respective subordinate। इसमें क्या होगा ना, जो आपका सुपरवाइजर होगा, मतलब आपका जो सीनियर होगा, उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या कोई आपका ट्रेनिंग ऑफिसर होगा, वो आपको बुलाएगा और आपसे आपके सबऑर्डिनेट के बारे में इवैल्यूएशन करेगा, पूछेगा कि भाई ये बताइए आपके अंदर में ये लोग काम करते हैं, इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा गुड है, कौन सा बेटर है, कौन सा पुअर है। ठीक है, क्योंकि मुझे इनमें से सभी को 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और इनको हमें क्या करना है, ग्रोथ देना है। तो जाहिर सी बात है कि हम ऊपर ही पढ़े ना, क्यों अप्रेजल किया जाता है, ग्रोथ के लिए भी, किसको ग्रोथ देना है, किसको रिवार्ड देना है, किसको इंसेंटिव देना है। तो आपके सीनियर, मतलब आपको, यानी आप अगर सीनियर हो तो आपको बुलाया जाएगा, और आपको बुलाएगा कौन, कोई भी एचआर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी ऑफिसर, कोई भी टॉप मैनेजमेंट से भी आपको बुला सकता है, और आपसे आपके सबऑर्डिनेट के बारे में पूछेगा, इनके बारे में आपका क्या विचार है, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या इवैल्यूएशन किया आपने अपनी इन सबऑर्डिनेट के बारे में। तो जिसके बारे में आपने जैसा किया है उसके हिसाब से क्या होगा, उसका फीडबैक तैयार होगा, उसी को हम क्या करेंगे, ग्रोथ देंगे, रिवार्ड देंगे, किसी को जरूरत होगा ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, किसी को हम टर्मिनेशन के लिए वो भी देंगे, वार्निंग भी देंगे, डेडलाइन दे देंगे। दिस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जाहिर सी बात आपको बैठ कर पूछना होगा। हाउएवर दिस मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस द सुपरवाइजर्स पर्सनल बायस। इससे क्या होगा, सुपरवाइजर का जो पर्सनल बायस है, मतलब जो अगर आपका पर्सनल कोई विरोध है, पर्सनल कोई गुस्सा है ना, ये भी क्या होता है, वो दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है, दिस मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस द सुपरवाइजर्स, यानी आपके साथ अगर आपका कोई पर्सनल बायस है, मतलब अगर आपसे पूछा, मानसी से पूछा जाता है कि भाई मानसी ये बताइए कि आपके वहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो मानसी क्या होगी, मानसी यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पर्सनल बायस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको क्या करना होगा, उनको द बेस्ट ही निकालना होगा। क्योंकि अगर आपने अपना गलत डिसीजन दिया तो पता चलेगा कि हमने जिससे पूछा है उसी का जो वैल्यूएशन सही नहीं है। अब पता चला कि अगर आपने पर्सनल बायस किया भी, पर्सनल बायस का मतलब क्या हुआ, दैट इज आपने अगर पर्सनल दुश्मनी निकाली और आपने कह दिया कि सर गौरी को मत दीजिए और आप जो है आप अदिति को दे दीजिए। ठीक है,
तो आपने तो बताया ना अपना अब ऑर्गेनाइजेशन तो दिया भी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोच के दिया भाई आप चूंकि डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में रहते हो, आपको पता है किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और आपने क्या किया, आपने दिया तो, लेकिन हुआ क्या, अदिति को जब मैंने उस पोजीशन पे भेजा तो देखा क्या, अदिति जो है वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि अदिति जो है अभी उस स्किल तैयार नहीं है। ऐसे में फिर किसकी गलती हो गई, अदिति की कि आपकी गलती हो गई? सर मेरी। आपकी गलती हो गई। इससे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर उठेगा, आपके ऊपर उठेगा कि आप आपके अंदर इवैल्यूएशन की ही जो है ना कला नहीं है, आप इवैल्यूएशन करना ही नहीं जानते कैसे होता है। तो आप यहाँ पे पर्सन बायस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट दोगे वो क्या दोगे, बिल्कुल ट्रुथ दोगे। समझ में आ रहा है फील्ड रिव्यू मेथड में? यस सर। हाँ, तो इसमें कोई पर्सन बायस नहीं होता, ये रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तीसरा ये दूसरा होता है मॉडर्न अप्रेजल मेथड। वो ट्रेडिशनल ट्रेड्स था, ये मॉडर्न था। इसमें आपने पहला पढ़ा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या था, इसमें ये भी एक अप्रेजल होता है। इसमें ये देखते हैं, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था। इसमें हम अपने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव किस चीज का डिसाइड करेंगे, भाई हमारे पास एम्प्लॉय कितने स्किल्ड हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, एमबीए से ही तो पता चलता है कि हमारे पास इस समय 70 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो क्या है, टोटली स्किल्ड हैं। तो 70 के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। तो ये चीज क्या होता है, एमबीए के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास कितने द बेस्ट एम्प्लॉय हैं, कितने हमारे पास जो है एवरेज हैं, कितने गुड हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या होता है, हम अपने उस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके, एमबीए पढ़े थे हम लोग ने, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव किसके बेस पे तय करते हैं, अपने मैनेजमेंट के बेस पे। तो मैनेजमेंट जो सबसे पहले क्या करता है, पहले ये देखता है कि उसके पास रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉफिटेबल यानी प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, जितने होंगे उसके बेस पे ही क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है। ये समझ में आया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये गॉन थ्रू हो चुके हैं एमबीओ से। गौरी, इसमें कोई प्रॉब्लम है एमबीओ में? नेहा, पल्लवी, प्रज्ञा? नो सर। दूसरा था 360 डिग्री अप्रेजल, ये भी हम लोग गॉन थ्रू हो चुके हैं। 360 डिग्री अप्रेजल आपको पता है 24x7 का ये मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के बारे में, उसके सबऑर्डिनेट से, उसके पीर से, उसके सीनियर से, ठीक है, इनसा इवन टेक्नोलॉजी का भी यूज करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कैमरास का भी यूज करते हैं, कस्टमर्स का भी यूज करते हैं, टीम मेंबर्स का यूज करते हैं, सबसे हम तो आज ही पढ़ाएंगे सारा? ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, इन सब का यूज नहीं नहीं सर, आज ही पढ़ाएंगे सर, हो छोड़ दीजिए सर। it is going to be over that. I think it is a last one is human resource सर accountability. गोइंग ऑन तो चला ही जा रहा है ये तो। Okay, do you need that relaxation here? That is, should I just stay here? यस